एक बार मुल्ला नसरुद्दीन पर मुकदमा चला कि वह राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं। उन पर आरोप था कि वह राज्य में घूम घूम कर धर्मगुरुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं और दार्शनिकों के बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि इनमें ज्ञान की कमी है और ये सभी अज्ञानी हैं। मुकदमे की कार्रवाई के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया गया। जब दरबार में मुल्ला नसरुद्दीन पहुंचा तो राजा ने उनसे कहा, तुम अपनी बात दरबार में मौजूद सभी के सामने रखो। मुल्ला ने राजा से कहा, आप कुछ कागज और कलम मंगवा लीजिए। राजा ने कागज और कलम मंगवा लिए। मुल्ला ने राजा से कहा, यहाँ बैठे बुद्धिमान व्यक्तियों में से 7 को ये कागज दे दें। राजा ने वैसा ही किया। फिर मुल्ला ने उनसे एक सवाल पूछा और उत्तर कागज पर लिखने को कहा। 7 के लिए मुल्ला का सवाल था कि रोटी क्या है। थोड़ी देर में सभी ने अपना जवाब कागज पर लिख दिया। फिर एक एक कर सभी ने अपना जवाब राजा और दरबार में उपस्थित सभी के सामने पढ़कर सुनाया। पहले व्यक्ति ने अपने उत्तर में लिखा, रोटी एक तरह का खाना है। दूसरे व्यक्ति ने लिखा, रोटी आटे और पानी का मिश्रण है। तीसरे ने जवाब में लिखा, यह भगवान का वरदान है। चौथे ने अपने उत्तर में लिखा, रोटी पका हुआ आटे का लौंदा है। पांचवें ने जवाब में लिखा, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि रोटी से आपका अभिप्राय क्या है। छठवें ने जवाब में लिखा, रोटी पौष्टिक तत्व से समृद्ध आहार है। आखिर में 7वें ने लिखा, रोटी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी के जवाब के बाद मुल्ला ने दरबार में कहा, अगर रोटी को लेकर इतने ज्ञानी और गुणी लोगों का मत एक समान नहीं है तो ये किसी विषय पर निर्णय देने के लिए एक मत कैसे हो सकते हैं। ये सभी लोग मिलकर यह निर्णय कैसे ले सकते हैं कि मैं लोगों को गलत बातें बता रहा हूं। फिर मुल्ला ने राजा से कहा, क्या आप महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श और निर्णय देने का अधिकार ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो रोज रोटी खाते हैं लेकिन इसे लेकर एक मत नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने आगे कहा, जो लोग किसी विषय पर एक मत नहीं हो सकते हैं वो कैसे कह सकते हैं कि मैं लोगों को भ्रष्ट करता हूं। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किस विषय पर अपना मत रखने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। ख्वाजा नसरुद्दीन आए दिन किसी न किसी गरीब आदमी की फरियाद लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर होता रहता था। इससे जहां मुल्क के काजियों की जान सांसत में रहती थी, वहीं बादशाह भी ख्वाजा की इस आदत से मन ही मन आजिज आ चुका था। उसे भी लगता था कि ख्वाजा आए दिन दरबार में आकर उसे उलझन में डाल देता है। ख्वाजा की वजह से बादशाह को देर तक दरबार में मौजूद रहना पड़ता था। सैर-सपाटे पर जाने में देरी हो जाती थी। यूं तो बादशाह ख्वाजा को आए दिन दरबार में आने से रोक भी नहीं सकता था। टालमटोल कर सकता था, लेकिन वह ऐसा करता नहीं था। चूंकि ख्वाजा हमेशा गरीबों के मामले लेकर आता था, इसलिए बादशाह सोचता था कि यदि उसने ख्वाजा को टरकाया तो आम जनता में उसकी छवि धूमिल होगी। दूसरे बादशाह को ख्वाजा की फरियादें सुनने में कष्ट होता रहा हो, लेकिन वह जानता था कि इसी बहाने उसे अपनी जनता के बारे में सही सी खबरें भी मिलती रहती हैं। इन सब के बावजूद बादशाह ख्वाजा से था बेहद दुखी और नाराज भी। इसीलिए वह जब भी मौका मिलता था ख्वाजा की खिल्ली उड़ाने से बाज नहीं आता था। उधर ख्वाजा भी कुछ कम नहीं था। उसे न तो किसी सेठ साहूकार का भय था, न काजी या बादशाह का। सही और खरी बात कहना ख्वाजा की आदत थी, जो हर काल में जस की तस बनी हुई थी। अब एक दिन की बात ही ले लीजिए। बादशाह और वजीर ख्वाजा के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। दोपहर का समय था। सूरज अंगारे बरसा रहा था। गर्मी के मारे बादशाह और वजीर दोनों ने अपने अपने कपड़े उतारकर ख्वाजा के कंधे पर लाद दिए। एक तो सूखी गर्मी जिस पर चिलचिलाती धूप,
फिर बदन पर बुद्ध के कपड़ों के अलावा दो दो लोगों के कपड़े भी टंगे होने से खोजा पसीने से तरबतर हो गया। खोजा की दुर्गति देखकर बादशाह मन ही मन खुश हो रहा था। वह शिकार पर कम और खोजा की दुर्गति पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। इस फेर में उसके हाथ कोई शिकार नहीं लग रहा था। इस बीच वजीर दो जानवरों को ढेर कर चुका था। इससे बादशाह बेहद मायूस हुआ। उसे लगा कि वजीर ने शिकार करने में कामयाबी हासिल कर उसकी खिल्ली उड़ाई है। आखिर बादशाह से ज्यादा देर चुप नहीं रहा गया। शिकार पर हाथ साफ न कर पाने के कारण अपनी झेंप मिटाने के लिए उसने खोजा की हंसी उड़ाते हुए चुटकी ली। ओह खोजा, तुम्हारे कंधों पर तो कम से कम एक गधे का बोझ जरूर है। खोजा ने संशोधन किया, एक नहीं दो गधों का बोझ है जहांपना। एक दिन उसी चबूतरे पर बैठकर मुल्ला नसीरुद्दीन लोगों को एक कपोलकल्पित घटना सुना रहा था। एक बार मैं अपने गधे पर सवार होकर अपनी ससुराल जा रहा था। ससुराल के रास्ते में एक जंगल है। जब मेरा गधा जंगल में घुसा तो मेरे सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर मैंने अपना साहस नहीं खोया। तुरंत धनुष और बाण निकाला, प्रत्यंचा पर बाण रखा और कान तक प्रत्यंचा खींचकर बाण छोड़ दिया। पलक झपकते देखा कि बाण से बिंधा हुआ शेर मेरे गधे के आगे पड़ा हुआ था। लोगों को मुल्ला नसीरुद्दीन की बात पर भरोसा नहीं हुआ। श्रोताओं में से एक ने टोका, मैंने तो कभी आपके पास धनुष बाण नहीं देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, जरूरत के समय ही मैं अपना धनुष बाण निकालता हूं, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं अचूक निशानेबाज हूं। दूसरे श्रोता ने कहा, जब इसे संदेह हो ही गया है तो आप अपना धनुष बाण लाकर इन सबको अपना अचूक निशाना दिखा ही दीजिए। मन ही मन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा बुरे फंसे, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और मजमा लगाकर बैठे लोगों से कहा, अब कौन घर जाए और धनुष बाण लाए। इतनी देर में तो सूरज ढल जाएगा, तब क्या खाक मजा आएगा निशानेबाजी का। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात श्रोतावृंद को ठीक लगी। उनमें से एक श्रोता तेजी से उठा, मैं अभी तीरधनुष और लक्ष्य लेकर आता हूं। इतना कहते कहते वह तेजी से दौड़ गया। थोड़ी ही देर में वह निशानेबाजी का सारा सामान लेकर चबूतरे के पास आया और मुल्ला नसीरुद्दीन को धनुष बाण देकर कहा, मैं लक्ष्य को सामने वाले पेड़ के तने पर लटकाकर आता हूं। मेरे आने के बाद आप अपनी निशानेबाजी दिखाना। मुल्ला के पास हामी भरने के सिवा और कोई चारा नहीं था। लक्ष्य बांधकर वह व्यक्ति लौट आया और मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, अब चलाइए बाण। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पहला बाण छोड़ा जो लक्ष्य से बहुत पहले रास्ते में ही गिर पड़ा। सभी हंसने लगे। मुल्ला ने कहा, यह निशाना मेरा नहीं था, ऐसे बाण चलाया करते हैं हमारे कोतवाल। लोग फिर हंस पड़े। मुल्ला को दूसरा बाण दिया गया। मुल्ला ने इस बार थोड़ा और जोर लगाकर प्रत्यंचा खींची। बाण छूटा मगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। लोग फिर हंसने लगे। मुल्ला ने कहा, हंस लो भाइयों, यह थी काजी की निशानेबाजी। ऐसी निशानेबाजी पर मुझे भी हंसी आती है। मुल्ला को फिर तीसरा बाण दिया गया। मुल्ला ने इस बार प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया ही था कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, यह निशाना तो मुल्ला नसीरुद्दीन का है न? मगर मुल्ला नसीरुद्दीन ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कान तक प्रत्यंचा खींचकर बाण छोड़ासन करता हुआ बाण लक्ष्य को बेध चुका था। बाण छोड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने विजेता भाव से सबकी ओर देखा और पूछा, देख लिया न बंदे का निशाना। लोगों ने मान लिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन निशानेबाज भी है। बरसात के दिन थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। तेज हवा के झोंकों के साथ टिप टिप बारिश हो रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा, जुम्मन मियाँ सिर पर कपड़ा रखे दौड़े जा रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को शरारत सूझी।
उसने जुम्मन मियाँ को छेड़ने के अंदाज में कहा, जुम्मन मियाँ, यह मैं क्या देख रहा हूँ? तुम तो खुदा के नेक बंदे हो, तुम खुदा की इस मेहरबानी से क्यों भागे जा रहे हो? सुना नहीं, बरसात खुदा की मेहरबानी से होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात जुम्मन मियाँ की समझ में नहीं आई। उसने पानी से बचने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन की खिड़की पर बने छज्जे की ओट लेते हुए कहा, अरे खुदा की मेहरबानी से कौन बचता है? मैं तो बारिश की बूंदों से बच रहा हूँ। मुझे सर्दी जल्दी लगती है। जरा सा भीग जाऊं तो बुखार लग जाता है। तुम तो अपने महल में चैन से बैठकर बारिश का मजा ले रहे हो। तुम्हें बारिश में भीगने वालों की परेशानी कैसे समझ में आएगी? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मजाक करना जारी रखा और गंभीरता दर्शाते हुए जुम्मन मियाँ से कहा, मियाँ, तुम धार्मिक आदमी हो। 100 फकीर मरते हैं तब तुम जैसा इंसान जन्म लेता है। तुम भी यदि खुदा की मेहरबानी से भागोगे तब इस प्यासी धरती का क्या होगा? बेचारे जुम्मन मियाँ को मुल्ला नसीरुद्दीन की आधी बात समझ में आई और आधी नहीं आई। कुल मिलाकर मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों से उसने एक मोटा निष्कर्ष निकाला कि खुदा के नेक बंदों को बारिश से बचने के लिए भागना नहीं चाहिए, भले ही वह वर्षा से भीग ही क्यों न जाए। नतीजा यह हुआ कि जुम्मन मियाँ सामान्य गति से चलते हुए अपने घर गए। बारिश में बुरी तरह भीगने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। सर्दी, खांसी, बुखार ने उसे जकड़ लिया। बेचारा जुम्मन मियाँ बुखार में तपता रहा। एक दिन बुखार की बेचैनी की वजह से जुम्मन मियाँ बिस्तर से उठकर अपनी खिड़की पर आ गया और बाहर का नजारा देखने लगा। अचानक ही उस वक्त बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। दिन की रोशनी भी अचानक ही मंद हो गई थी। जुम्मन मियाँ ने आसमान की तरफ देखा। आसमान में छाए मेघ ने आसमान का नीलापन ढक दिया था, जिसके कारण आसमान गहरे सुरमई रंग का दिख रहा था। जुम्मन मियाँ ने सोचा अब तेज बारिश होगी और शायद दिन भर होती रहेगी। अभी जुम्मन मियाँ बारिश का मिजाज समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक जोरदार बारिश होने लगी। उस बारिश से भीगने से बचने के लिए उसने तेज गति से दौड़कर अपने घर की तरफ जाते मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा। जुम्मन मियाँ के मुंह से हठात निकल पड़ा, अरे मुल्ला नसीरुद्दीन, खुदा की देन है वर्षा। खुदा की इस मेहरबानी से भला कोई भागता है? मुल्ला नसीरुद्दीन को जुम्मन मियाँ के साथ किया गया अपना मजाक याद आ गया और उसने तुरंत कहा, जुम्मन मियाँ, मेरा भागना इसलिए जरूरी है कि खुदा की मेहरबानी मेरे पैरों तले न आ जाए। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन और तेज गति से भागने लगा और बेचारा जुम्मन मियाँ ठगासा उसे देखता रह गया। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में पत्तों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ की शक्ल में तब्दील होने लगी थीं। गर्म कपड़ों के अलावा जिस्म को कंबल में लपेटे बगैर घर से निकलना किसी के लिए भी मुश्किल था। इस कड़ाके की ठंड में भी कंबल लपेटकर मुल्ला अपनी भेड़ को चराने के लिए निकलता था। मुल्ला ने 1 साल पहले एक मेमना खरीदा था जो उसके लालन पालन से अब एक भेड़ बन चुका था। भेड़ खूब मोटी और तंदुरुस्त थी। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन के जो संगी साथी थे वे इस भेड़ को लोलुप नजरों से देखा करते और प्रायः आपस में चर्चा करते, मुल्ला नसीरुद्दीन की भेड़ तो गजब की है यार, इसका मांस बहुत लजीज होगा। तो कोई कहता, मुल्ला को कहो इस भेड़ की दावत हमें दे। एक दिन मुल्ला के दोस्तों ने बैठकर विचार विमर्श किया कि मुल्ला से क्या कहा जाए कि उस भेड़ का गोश्त खाने को मिले। और इसके बाद बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी कल्पना कभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने नहीं की थी। मसलन मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन बाजार जा रहा था। तब उसे अचानक अपना दोस्त हनीफ आता दिखाई पड़ा। हनीफ रास्ते में उसे देखकर रुक गया
और जब मुल्ला नसीरुद्दीन उसके पास पहुंचा तो हनीफ ने उसे टोका, सुनो भाई नसीर, तुमने सुना है कि 21 तारीख को ठंड के कारण धरती सिकुड़ जाएगी, जिससे ऐसा जलजला पैदा होगा कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हनीफ की बात पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, नहीं यार, मैंने नहीं सुना है। मगर यह बात तुमसे किसने कही? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हनीफ से पूछा। हनीफ ने जवाब दिया, अरे वही मौलाना जावेद जो मदरसे में विज्ञान की बातें समझाते हैं। अरे मौलाना जावेद तो बिना तर्क के कोई बात ही नहीं करते, जरूर उनकी बात में वजन होता है। उन्होंने कहा है तो ठीक ही होगा। हनीफ की हाँ में हाँ मिलाकर मुल्ला नसीरुद्दीन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे महमूद मिल गया, उसके बचपन का साथी। उसने भी पूछा, नसीर, तुमने सुना 21 तारीख के प्रलय के बारे में? हाँ यार, हनीफ बता रहा था कि मौलाना जावेद से उसने यह बात सुनी है। हाँ यार, यही तो चिंता की बात है। मौलाना जावेद तो कोई बात कहने से पहले उसे विज्ञान की तराजू पर तौलते हैं और जब बात खरी उतरने वाली होती है तब ही कुछ बोलते हैं। महमूद ने कहा, देखें क्या सच है, कौन जाने। मौलाना मिलेंगे तो मैं उनसे पूछेंगा कि दरअसल बात क्या है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा और आगे बढ़ गया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन से उसका कोई भी दोस्त मिलता तो प्रलय वाली बात जरूर पूछ बैठता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को मौलाना जावेद मिल गए बाजार के रास्ते में। कंबल में खुद को लपटे लंबे लंबे डग भरते हुए जा रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सलाम करने के बाद मौलाना से प्रलय वाली बात पूछी और यह बताया कि पूरे गांव के नौजवान कहते फिर रहे हैं कि यह बात मौलाना जावेद ने बताई है। मौलाना जावेद ने जब यह खुलासा सुना तो मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, नसीर, तुमसे यह बात किस नौजवान ने कही है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, हनीफ, महमूद, याकूब सभी तो कह रहे हैं। मौलाना जावेद ने एक लंबी हुंकारी भरी और मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, ये सभी कह रहे हैं तो समझो कि यह उनकी कोई सोची समझी शरारत है और सावधान रहना। इतना कहकर मौलाना जावेद ने अपनी राह ली। मुल्ला नसीरुद्दीन यह सोचने लगा कि आखिर उसके दोस्त उससे गलत बात क्यों बताते रहे हैं, लेकिन उसके इस सवाल का जवाब हासिल नहीं हुआ। प्रलय वाली बात का सिलसिला जारी रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसा बना रहा जैसे मौलाना जावेद से उसकी कोई बात ही नहीं हुई है। इस तरह 20 तारीख आ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन के सभी साथी मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचे और उससे कहने लगे, यार नसीर, हम लोगों को भेड़ का गोश्त खाने की बड़ी इच्छा है। कल प्रलय का दिन है, सारी धरती जलजले का शिकार हो जाएगी, हमारे बचे रहने का कोई कारण नहीं होगा। ऐसे में महज भेड़ के गोश्त के लिए हमारी रूह भटके, ऐसा तो तू भी नहीं चाहेगा यार। तुम्हारे पास भी भेड़ है, बस तू हम सबकी तमन्ना पूरी कर दे। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि तू प्रलय के बाद भी जिंदा रहे। दोस्तों की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, भेड़ तो एक दिन कुर्बान होनी ही है। आज दोस्तों के नाम सही। इसके बाद उसने कहा, ठीक है दोस्त, हम लोग भेड़ लेकर नदी किनारे चलते हैं, वहीं इसे ज़ब्ह करेंगे और बनाएंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे। सभी दोस्त खुश हो गए। भेड़ लेकर सबके सब कंबल में लिपटे नदी किनारे चल पड़े। नदी किनारे पहुंचकर भेड़ को ज़ब्ह किया गया, खाल उतारी गई, फिर गोश्त पकाया गया। सभी ने मिलकर खाया और मुल्ला नसीरुद्दीन इस पूरी प्रक्रिया में खामोशी अख्तियार किए रहा। उसकी खामोशी पर उसके दोस्तों ने कहा, यार बुत बना बैठा है और हम लोग इस धरती के अंतिम भोज का मजा ले रहे हैं। चल थोड़ा हंस लें। सुना है दिल खोलकर हंसने से विपत्तियों टल जाती हैं।
क्या पता यह प्रलय भी टल जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्तों की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, हाँ मैंने भी सुनी है यह बात, मगर सुनी सुनाई बात पर कौन भरोसा करे। मुझे तो यार गोश्त खाने के बाद नींद आने लगी है। मुल्ला के दोस्तों ने जमकर दावत का मजा लिया था। वे भी अलसा गए थे। सबने कंबल जमीन पर बिछाई, अपने अपने कोट उतारकर पेड़ पर टांग दिए और सो गए। शाम होते ही ठंड बढ़ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सभी दोस्तों के कोट पेड़ से उतारे और उन्हें एक जगह पर रखकर जला दिया। जलते कोटों की गर्मी से ठंड से राहत मिली। 2 घंटे और बीत गए। जब कोट का अलाव ठंडा हुआ तब मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्तों की नींद ठंड के कारण टूट गई। वे अलसाए हुए जगे। थोड़ी देर के बाद उनकी नजर उस ओर गई जहां उन लोगों ने अपने कोट टांगे। वहां कोट नहीं देखकर उन लोगों ने मुल्ला से पूछा, अरे यह क्या? कहाँ गए कोट? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, कल प्रलय होने वाला है, फिर कोट की जरूरत ही क्या। ऐसा सोचकर मैंने कोट जलाकर यहाँ गर्मी की थी। दोस्त एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूट पाया। एक बार खोजा की आंखों में तकलीफ हो गई और उसे हर चीज धुंधली नजर आने लगी। बादशाह ने मौका देख खोजा की खिल्ली उड़ाई। खोजा, सुना है कि अब तुम्हें हर चीज के 2 रूप नजर आने लगे हैं। अब तक तुम्हारे पास एक ही गधा था, लेकिन अब 2 गधे हो गए होंगे। तुम तो सचमुच बिना एक धेला खर्च किए 2 गुने अमीर हो गए। खोजा बोला, आपने बिल्कुल सही फरमाया जहांपना। अब मुझे आपके भी 2 की जगह 4 पैर नजर आने लगे हैं। खोजा की चतुराई ने उन्हें आदमी से जानवर साबित कर दिया है। यह बात बादशाह की समझ में आ गई, पर वह करता भी तो क्या। छेड़छाड़ तो उसी ने शुरू की थी। तभी एक बुजुर्ग चरवाहे ने बादशाह और खोजा को बीच में रोककर गुहार की। बादशाह सलामत। मैं अब तक न जाने कितनी भेड़बकरियां पाल चुका हूं, पर भेड़िए न जाने मेरी कितनी भेड़बकरियों को चट कर गए हैं। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भेड़िया भी है जो बकरी न खाता हो? चरवाहे की गुहार सुनकर बादशाह ने खोजा की तरफ देखा और बोला, खोजा, क्या तुम्हारे पास इस गरीब के सवाल का कोई माकूल जवाब है? खोजा बोला, नहीं जहांपना, मैं तो आपके अलावा किसी को जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं यकीनी तौर पर इसे उस भेड़िए का नाम नहीं बता सकता जो भेड़बकरियां न खाता हो। खोजा की बात में छिपे व्यंग्य को न समझते हुए बादशाह बोला, पर मैं एक ऐसे भेड़िए को जानता हूँ। गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आप ही मुझे उस भेड़िए के बारे में बता दें। बुजुर्ग चरवाहे ने विनती की। ऐसा भेड़िया जो मर चुका हो, वह किसी भेड़ या बकरी को नहीं खाता। बादशाह ने अपना ज्ञान बघारा। बुजुर्ग समझ गया और गंभीर मुद्रा में गर्दन हिलाता हुआ बादशाह और खोजा के रास्ते से अलग हट गया। उसके जाने के बाद बादशाह खोजा की ओर देखता हुआ बोला, क्यों खोजा, मानते हो न मुझ में आज भी तुमसे ज्यादा समझ मौजूद है? खोजा ने कबूल किया, हाँ जहांपनाह, यह तो अभी अभी उजागर हो चुका है। फिर मुझसे ज्यादा अक्ल भला होगी भी क्यों नहीं, उसे खर्च ही कहाँ होना होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन के दिन फिरते देर नहीं लगी और फाकाक्षी के दौर से गुजरकर वह फिर से संपन्नता की बुलंदियां छूने लगा। जमींदार ने उसे 25 बीघा जमीन किसी बात पर खुश होकर दे दी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन में लगन और मेहनत की कमी तो थी नहीं। वह मनोयोग से अपने नए काम में जुट गया और जल्दी ही किसानी के जरूरी गुर सीखने लगा। किस मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए, किस फसल में कब कब और कितना पानी डालना चाहिए, किस फसल की कोड़ाई कब होती है, निराई के वक्त किन बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, आदि बातें उसे जवानी की याद हो गईं।
उसने अपने खेत में बाजरा लगाया था और प्रतिदिन खेत की चौहद्दी की परिक्रमा करता था ताकि खेत में कहीं कुछ कमी दिखे तो उसकी भरपाई में वह लग जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने खेत की मेंढ से गुजर रहा था कि उसने देखा उसके खेत में उसके एक पड़ोसी शमसुद्दीन का बैल घुस आया है और छुट्टा घूम घूम कर फसल नष्ट कर रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने पड़ोसी शमसुद्दीन के पास जाकर कहा, शमसुद्दीन भाई, आपका बैल मेरे खेत में घुस आया है, आप चलकर अपने बैल को पकड़कर ले आइए, वह मेरी फसलों को नष्ट कर रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन जितना सीधा सादा इंसान था, ठीक उसके विपरीत शम्मुद्दीन बहुत ऐंठन वाला घमंडी इंसान था। मुल्ला नसीरुद्दीन को खैरात में जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा मिलने से वह उससे ईर्ष्या करने लगा था। पहलवानी का शौक था उसे, जिसके कारण वह हट्टा कट्टा और दमदार भी था। हमेशा अपनी रोबीली मूंछों पर वह ताप देता रहता था। जब मुल्ला ने उससे बैल के खेत में घुस आने की शिकायत की तो वह मूंछों पर ताव देता हुआ जोर जोर से हंसने लगा। फिर कहा, अरे तुम कैसे किसान हो जो यह भी नहीं जानते कि जब कोई जानवर किसी खेत में घुस जाए तब यह किसान और जानवर के बीच का मामला होता है, जिसमें तीसरे को कुछ न बोलना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अब जानो तुम और जाने बैल, मैं बीच में क्या करूं? यह तो तुम दोनों के बीच का निजी मामला है। मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से चुपचाप अपने खेत की तरफ लौटा। रास्ते में उसे एक पेड़ की लंबी टहनी मिल गई। उसने उस टहनी को उठाकर देखा, लठ की तरह यह टहनी भारी, ठोस और मजबूत थी। वह लठ लेकर अपने खेत में घुसा और ताबड़तोड़ बैल पर लठ बरसाने लगा। बैल जिधर से भागना चाहे मुल्ला तेजी से उस ओर जाकर लठ चलाने लगता। थोड़ी देर के बाद शमसुद्दीन मुल्ला के खेत की ओर अपने बैल को देखने आया। तब उसे फटफट फटाक की आवाजें सुनाई पड़ने लगीं। मुल्ला के खेत से लठ चलने की आवाज से शमसुद्दीन बैंक पड़ा और आशंकित हो उठा कि कहीं मुल्ला उसके बैल की धुनाई तो नहीं कर रहा है। खेत के करीब पहुंचकर उसने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसके बैल को घेर घेर कर लठ मार रहा है। उसने खेत की मेंढ से ही चीखकर कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, यह क्या कर रहे हो? तुम मेरे बैल को मार डालोगे क्या? मुल्ला ने सादगी से कहा, यह जानवर मेरे खेत में है। यह जानवर और मेरे बीच का निजी मामला है। इसमें किसी तीसरे को दखल देने की जरूरत नहीं। मैं चाहूं तो इसे चरने दूं, चाहूं तो पीढ़े, कोई तीसरा इसमें कैसे पड़ सकता है? शमसुद्दीन के होश ठिकाने आ गए और उसने मुल्ला को वचन दिया कि अब वह बैल को कभी उसके खेत की ओर नहीं फटकने देगा। शमसुद्दीन के तेवर डीले होते देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी। सालों पहले एक भिखारी नंदा नगरी में भूख से तड़पने के कारण खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति कुछ रोटियां दे देता है। अब भिखारी रोटी के लिए सब्जी की तलाश में पास के ही एक पंडाल में पहुंचता है। वहां भिखारी रोटी के लिए पंडाल के मालिक से थोड़ी सी सब्जी मांगता है। भिखारी को देखते ही गुस्से में पंडाल का मालिक उसे भगा देता है। दुखी भिखारी किसी तरह मालिक की नजरों से बचते हुए पंडाल की रसोई में पहुंच जाता है। वहां उसे कई तरह की लजीज सब्जियां दिखती हैं। गर्म गर्म सब्जियों से भाप निकल रही थी। भाप को देखकर भिखारी के मन में हुआ कि अगर रोटियों को इस भाप के ऊपर रख दिया जाए तो सब्जी की खुशबू उनमें मिल जाएगी। फिर रोटी में भी सब्जी का स्वाद आने लगेगा और सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सब सोचते हुए भिखारी रोटी पर सब्जी डालने की जगह उन्हें सब्जी से निकलने वाले भाप के ऊपर रख देता है। तभी अचानक वहां पंडाल का मालिक आ जाता है और भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। भिखारी उससे कहता है कि मैंने सब्जी नहीं चुराई है।
मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। मालिक भिखारी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने सिर्फ खुशबू ली है तो तुम्हें उस खुशबू की भी कीमत चुकानी होगी। डरी हुई आवाज में भिखारी उससे कहता है, मालिक मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। तब पंडाल मालिक उसे पकड़कर मुल्ला नसरुद्दीन के दरबार ले जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन पंडाल मालिक और भिखारी की बातों को गौर से सुनते हैं। दोनों की बातें सुनने के बाद मुल्ला कुछ देर सोचकर पंडाल मालिक से कहते हैं कि तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू के बदले पैसे चाहिए। पंडाल मलिका कहता है, जी हाँ। फिर मुल्ला पंडाल मालिक से कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत मैं स्वयं दूंगा। यह सुनते ही पंडाल मालिक खुश हो जाता है। फिर मुल्ला नसरुद्दीन उसे बताते हैं, देखो मैं तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। इतना कहते ही मुल्ला अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं और दोनों हाथों में लेकर उन्हें खनखनाने लगते हैं। फिर उन सिक्कों को दोबारा जेब में डाल लेते हैं। यह सब देखकर पंडाल मालिक हैरान हो जाता है। वह मुल्ला नसरुद्दीन से कहता है कि यह उन्होंने कैसी कीमत अदा की है। जवाब में मुल्ला कहते हैं, तुम्हारी सब्जी की खुशबू इस भिखारी ने ली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई है। अगर इस भिखारी ने सब्जी ली होती तो तुम्हें कुछ सिक्के जरूर मिलते। मुल्ला का जवाब सुनकर पंडाल मालिक आंखें चुराते हुए वहां से चला जाता है। भिखारी भी खुशी खुशी अपने रास्ते निकल जाता है। कहानी से सीख, बुद्धि और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, जैसा इस कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन ने पंडाल मालिक के साथ किया। मुल्ला नसीरुद्दीन जिस गांव में रहता था उस गांव की कुछ विशेषताएं थीं। गांव के लोग एक आचार संहिता का पालन करते थे, जैसे दूसरे के खेत की फसल पर कोई हाथ नहीं लगाता था। किसी के भटके मवेशी को उसके सही मालिक के पास पहुंचाना ग्रामीणों का फर्ज था। किसी के घर में यदि बेटी का विवाह हो तो दहेज में देने के लिए कोई न कोई वस्तु हर घर से विवाह वाले घर में पहुंचता था। इसी तरह लावारिश पड़ी वस्तुओं के लिए भी नियम बने हुए थे। एक नियम था कि यदि राह में किसी को कोई वस्तु गिरी हुई मिले तो उसे 3 बार आवाज देकर पूछना जरूरी था कि यह वस्तु किसकी है। यदि किसी ने उस वस्तु पर अपना दावा कर दिया तो उससे उचित प्रमाण लेकर वह वस्तु उसे सौंप दी जाती थी। इन नियमों में बंधे ग्रामीण आपस में हिलमिल कर रहते थे। गांव में अमन चैन था। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन काम से अपने गांव से बाहर गया हुआ था और रात गए अपने गधे पर सवार होकर लौट रहा था। गांव की सीमा में उसने प्रवेश किया ही था कि आकाश में बादल छा गए। फिजा नम हो गई। तेज बवंडर सा उठा और बवंडर के कम होते ही बूंदाबांदी होने लगी। मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा जैसे ही अपने घर की गली में घुसा, आसमान में बिजली चमकी और मुल्ला की नजर जमीन पर गिरी एक अंगूठी पर पड़ी। मुल्ला ने बिजली की चमक में पलक झपकते ही देख लिया अंगूठी में हीरा जड़ा था और बिजली की चमक के समय उस हीरे से किरणें छिटकती महसूस हुई थीं, जिसका मतलब था कि हीरा उच्च कोटि का है। हीरे की समझ मुल्ला नसीरुद्दीन को भी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे को वहीं रोक दिया और अंगूठी को उठा लिया। अंगूठी में जड़ा हुआ नग उस समय भी चमक रहा था, लेकिन उस गांव में रहने के कारण मुल्ला नसीरुद्दीन भी उन्हीं नियमों से बंधा हुआ था जिन नियमों का पालन गांव के लोग करते थे। अंगूठी पर मुल्ला नसीरुद्दीन मुग्ध हो गया था और उससे कतई जुदा होना नहीं चाहता था, मगर नियमों की बाध्यता थी कि उसे 3 बार पुकारना था, यह अंगूठी किसकी है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस नियम का पालन करते हुए धीरे से पूछा, यह अंगूठी किसकी है। बारिश की महीन झड़ी लगी हुई थी, जिससे एक अजीब सा शोर उत्पन्न हो रहा था, इसलिए मुल्ला की आवाज किसी ने नहीं सुनी। मुल्ला ने थोड़ी देर के बाद हाथ में अंगूठी लिए पुकारा, यह अंगूठी किसकी है।
जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन आवाज लगा रहा था ठीक उसी समय जोरों से बिजली कड़की और थोड़ी देर तक कड़कड़ाती रही। मुल्ला की आवाज बिजली की कड़क में दब गई। मुल्ला वहीं खड़ा रहा। मध्य रात्रि बीत चुकी थी और तमाम लोग सोए हुए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन नियमों के तहत अंगूठी के लिए 2 बार आवाज लगा चुका था और अब तीसरी बार आवाज लगाने की तैयारी में था। वर्षा तेज हो चुकी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा भीग रहा था। मुल्ला भी पानी से सराबोर हो चुका था। उसने अंगूठी को अपनी उंगली में डालकर देखा। बिल्कुल सही, जैसे उसकी उंगली का माप लेकर ही यह अंगूठी बनाई गई हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अंगूठी को चूमते हुए कहा, बस बस एक आवाज और लगा लें, फिर सदा के लिए तुम मेरी हो जाओगी। बारिश की फुहारों में गति आ गई थी तथा बारिश के साथ साथ हवा चलने के कारण सन्नसन्न का शोर उभर रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तीसरी बार आवाज लगाई, अरे भाइयों सुनो, यह अंगूठी किसकी है? इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज तेज थी। अरे भाइयों, वह कुछ ज्यादा ही दम लगाकर बोला था। फिर यह अंगूठी किसकी है? बोलते समय उसकी आवाज मध्यम हो गई थी। उसकी आवाज 2-3 पड़ोसियों ने सुनी और वे बैंके, अरे इस तूफानी रात में यह आवाज तो मुल्ला नसीरुद्दीन की है। क्या बात है? कहीं कोई आफत आ गई क्या? ऐसा सोचते हुए वे अपने घरों से निकल आए और कौतूहलपूर्ण स्वर में बारिश में भीगते मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्या बात है नसीर, क्या हुआ? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अंगूठी अपनी उंगली में डालते हुए धीरे से कहा, नियम 3 बार पूछने का है। मैंने नियमों का पालन कर लिया है। पड़ोसी उद्विग्न थे, मुल्ला आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आखिर हुआ क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन चलता हुआ उनके पास आया और कहा, खूबसूरत है, देखो यह अंगूठी कितनी। लोग नाराज होकर अपने घरों में चले गए, यह कहते हुए अजीब सिरफिरा आदमी है। सोए आदमी को जगाकर अपनी अंगूठी दिखा रहा है। बावला कहीं का। मुल्ला नसीरुद्दीन भी गधे पर बैठ गया और अपने घर की ओर गधे को दौड़ाने लगा। टपट पटपाक, टपट पटपाक।